हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर, सेमेस्टर है 5th और एक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। और इसका कोड है 5001। क्वेश्चन नंबर है 4। अब से पहले मैं 3 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं सीपीसी के, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुजरा। मुजरा किसे कहते हैं, मुजरा क्या होता है। मुजरा के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहले हम मुजरा के क्या क्या अर्थ निकलते हैं उनको समझा देते हैं और फिर अपने क्वेश्चन पर चलेंगे, जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जो मुजरा होता है, मुजरा किसी अभिवादन को कहते हैं। अभिवादन यानी कि जब हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं या प्रणाम करते हैं या उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उसको अभिवादन यानी सम्मान करना, अभिवादन को क्या कहते हैं, मुजरा कहा जाता है। तो ये हमारे लॉ में नहीं है। अब आगे चलते हैं। दूसरा मुजरा होता है नाच गाना। नाच गाने को क्या कहते हैं, मुजरा, ठीक है। ये भी हमारे लॉ का भाग नहीं है। तीसरा देखते हैं मुजरा यानी कटौती। ये भी हमारे लॉ का भाग नहीं है और ये भी हमारे लॉ का भाग नहीं है। हमारा मुजरा से क्या संबंध है, कटौती से। मुजरा यानी कटौती, ठीक है। अब समझते हैं इस कटौती को। जैसे हम किसी दुकान पे गए और दुकान से हमने 10 रुपए की टॉफी ली। क्या ली, टॉफी। हमने दुकानदार ये कहा ली, टॉफी हमने ली, दुकानदार को हमने दिए 20 रुपए और हमने दुकानदार से बोला कि आप अपने 10 रुपए काट लीजिए, ठीक है। तो यहां पे 20 रुपए में से दुकानदार क्या करेगा, काटेगा, पैसे अपने पास रखेगा, उसको कहेंगे कटौती। यानी 20 रुपए काटे यानी लेना मान लो, काटना मान लो, या अपना जो उसका जो सामान का पैसा है उसे प्राप्त करना मान लो, सही है। लेकिन ये 20 में से क्या हुई है, 10 रुपए की कटौती, यानी 20 रुपए में से 10 रुपए चले गए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मुजरा। दूसरे शब्दों में समझो, किसी वस्तु को लेने के बाद अगर हम उसे कोई ज्यादा पैसा देते हैं और उसमें से कोई व्यक्ति अपना पैसा काट के जो पैसा हमें वापस देता है वो तो शेष पैसा हो गया, लेकिन जो उसने काटा है वो हो गया मुजरा, छूट, यानी कि जो हमारे बची थी वो क्या हो गई, मुजरा हो गई। और आगे चलेंगे अच्छे से और समझाएंगे। एक चीज और बता दूं, लॉ के अंदर मुजरा होता है कटौती, लेकिन लॉ के ही अंदर देखो ना तो हमारा अभिवादन का प्रयोग होता है, जैसे मैंने यहां कट कर रखा है, ना ही नाच गाने का मुजरा का प्रयोग होता है, यहां कट कर रखा है, लेकिन कटौती शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो हमने यहां पे राइट कर दिया है। अब बात आती है लॉ, मुजरा कटौती से संबंधित है, लेकिन इस मुजरा का लॉ के अंदर भिन्न भिन्न अर्थ है, ठीक है। किसमें, लॉ में। इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं, ठीक है। उसको पढ़ेंगे अपने एक्ट वाइज, लेकिन हमारा जो सीपीसी के अंदर जो मुजरा है उसे पढ़ते हैं अब एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये है वादी, ये है प्रतिवादी। वादी ने प्रतिवादी के ऊपर क्या लाया, केस, कि प्रतिवादी ने मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए हैं, उसके लिए कोर्ट में केस लेके आया, ठीक है। अब जब प्रतिवादी को यह खबर मिली कि मेरे ऊपर केस डला हुआ है 1 लाख रुपए का और ए व्यक्ति ने डाला हुआ है, अब प्रतिवादी ने क्या करा, इसके बचाव में केस डाला और उसमें कहा कि जिस 1 लाख रुपए की वो मेरे से मांग कर रहा है, मेरे ऊपर केस डाला है, मेरे उस पर खुद 60,000 रुपए या 50,000 रुपए उस पर खुद आ रहे हैं, 50 या 60 या 40, कुछ भी मान लो कि मेरे भी तो पैसे उस पे आ रहे हैं। और जिस चीज के लिए, जिस वस्तु पर, जिस संपत्ति पर उसने केस गिरा है, उसी पर
पहले मैं उसे पैसे दे चुका हूं या मेरे उस पर पहले ही आ रहे हैं, उसने बोला था कि वो पैसे इस वाली जगह पे लग जाएंगे। तो प्रतिवादी इस प्रकार के बचाव के लिए कोर्ट में आता है। तो जो ये 40, 50 या 60 हजार रुपए का जो प्रतिवादी ने वादी को ऑलरेडी पहले ही दे रखा है, उस बचाव को क्या कहेंगे? मुजरा कहेंगे। ठीक है, तो ये मुजरा किसे मिला? प्रतिवादी को मिला मुजरा। मुजरा का मतलब है बचाव। ठीक है, तो ये बचाव क्या मिला? प्रतिवादी को मिला। तो इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन क्या है? डिपेंड है। उम्मीद करूंगा कि आप जब क्वेश्चन को समझोगे आगे तो इसी के ऊपर चलेगा और आसानी से आप समझ जाओगे। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मुजरा से आपका क्या अभिप्राय है? कानूनी तथा साम्य मुजरा में भेद कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मुजरा से आपका क्या अभिप्राय है। वादी वह पीड़ित पक्ष है जो अदालत से राहत का दावा करने के लिए वाद दायर करता है और इसे पूरा करने के लिए वादी को कई अधिकार व अवसर दिए जाते हैं। लेकिन क्या प्रतिवादी को केवल उसके बाद का बचाव करने का अधिकार है? इसमें कहा गया है कि जब वादी कोई केस डालता है तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे अधिकार होते हैं। क्या प्रतिवादी को भी इस प्रकार का कोई अधिकार है जिससे वो अपना बचाव कर सके? यदि वह स्वयं पीड़ित पक्ष है तो क्या होगा? भाई एक बात बताओ, वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस घेरा, जैसे इसने पहले इसके ऊपर केस डाल दिया कि मेरे 1 लाख रुपए आ रहे हैं। हमारा आंसर क्या कह रहा है कि वादी ने तो डाल दिया। अगर ऐसा हुआ कि वादी ने एक तो पैसे उसके पहले ही 60 हजार रुपये इस पे आ रहे थे, किसके? बी के। ए पे 60 हजार पहले आ रहे थे और प्लस इसने 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी पर केस डाल दिया। केस का कोर्ट कह रहा है केस के अंदर क्या होगा कि प्रतिवादी खुद ही पहले से पीड़ित हो। यहां पे कहा गया है कि मैं पीड़ित हूं, मैं आपकी अदालत में आया हूं। कोर्ट कह रहा है कि अगर ये पहले से ही पीड़ित हुआ तो आप क्या करोगे? तो भाई प्रतिवादी को भी तो कुछ अधिकार दीजिए। तो क्या होगा? यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी को साफ हाथों से अदालत में आना चाहिए, इसलिए मुजरा और प्रति दावे के प्रावधान सामने आते हैं। एक बात और बता दूं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है, आपको समझाया है, इसके साथ ही एक चीज और बता देता हूं। जो ये मुजरा है, हमारा क्वेश्चन किससे है? मुजरा से। मुजरा की जगह अगर आपका वहां पे लिखा आ जाए प्रतिसाधन, तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, क्या ना होना? कंफ्यूज। प्रतिसाधन और मुजरा क्या है? एक ही शब्द का दूसरा रूप है। ठीक है, मुजरा या प्रतिसाधन, ये दोनों ही आ जाएं तो एक ही बात है। आप घबराना नहीं कि हमने तो मुजरा किया था, ये प्रतिसाधन आ गया और सर ने बताया नहीं है क्या होता है प्रतिसाधन। तो प्रतिसाधन का मतलब मुजरा बात एक ही है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे कि अक्सर जो है पहले केस वादी गिरता है, प्रतिवादी बाद में आता है। और कोर्ट कह रहा है कि अगर प्रतिवादी ही पीड़ित हुआ तो क्या होगा? उसे भी तो अधिकार दो, उसे भी तो अपनी बात रखने का मौका दो। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 के नियम 6 और आदेश 8 के नियम 6A के तहत सूचीबद्ध है। देखो, अपने आंसर को अच्छा करने के लिए और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि हमारे सेक्शन पे ही बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। जहां प्रतिवादी को भी वादी पर वाद करने का अधिकार है यदि वह भी उसी वाद से पीड़ित है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, उसी वाद से यानी उसी प्रकार के वाद से पीड़ित है या उसी वाद से पीड़ित है जिसका उस पर वाद दायर किया गया है। वादी ने प्रतिवादी पर केस डाला था 1 लाख रुपए का, लेकिन प्रतिवादी भी उसी चीज से परेशान है कि मेरे 60 हजार रुपए इन पे ऑलरेडी पहले आ रहे हैं, उनका ये कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई बता नहीं रहे हैं। तो कोर्ट प्रतिवादी को भी मौका देगी कि तुम भी अपने 40, 50, 60 जो भी आपके पैसे वादी के ऊपर निकल रहे हैं उसका आप क्या वर्णन कीजिए अपने केस में। ठीक है,
उसी बाद से पीड़ित है। न्याय संगत के आगमन के साथ ये प्रावधान विधायिका द्वारा जोड़े गए हैं। यानी विधायिका कहती है कि भाई वादी के साथ साथ प्रतिवादी को भी तो मौका दिया जाए, शायद वो ही बेचारा पीड़ित हो, और हो सकता है जो ए पक्ष है यानी जो वादी पक्ष है वो कैसा हो, दबंग हो, या वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो, और जो पीड़ित पक्ष है वो बेचारा परेशान हो, कमजोर हो या डरा रखा हो, उसे भी मौका दिया जाना चाहिए। मुजरा का सिद्धांत। यह पहली बार सन 1729 में न्याय संगत के आगमन के साथ अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा लागू किया गया था। यानी ये जो मुजरा वाला जो कानून है ये पहले अंग्रेजों के द्वारा लागू किया जाता था, यानी अंग्रेज इससे इस्तेमाल में लाते थे ताकि प्रतिवादियों को भी मुआवजा प्रदान किया जा सके, जो पीड़ित पक्ष हैं उनको भी मुआवजा प्रदान किया जा सके या उन्हें राहत मिल सके। तो ये 1729 में सबसे पहले कहाँ लगा था, ये अंग्रेजों ने स्टार्ट करा था, इसे अपने मतलब अंग्रेजी विधि में लागू हुआ था। आगे चलते हैं, देखते हैं। मुजरा का अर्थ। मुजरा या प्रतिसाधन, जैसा कि देखो मैंने अभी बताया था, मुजरा को प्रतिसाधन भी कह सकते हैं। कर्जों का एक पारस्परिक मोचन होता है। मोचन का अर्थ होता है छुटकारा। अब मोचन को समझा देता हूं। मोचन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोचन होता है जैसे ए व्यक्ति है और यहां पे बी व्यक्ति है। ए ने 500 रुपए किसे दिए, बी को, ठीक है। बी कैसा व्यक्ति है, गरीब। अब बी के पास क्या है, ए ने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई गारंटी है 500 रुपए की, तो बी ने क्या बोला कि भाई आप मेरी जमीन को क्या कर लो, गिरवी रख लो, ठीक है। बी ने ए से पैसे मांगे, ए ने बी को 500 रुपए दे दिए। अब 500 रुपए बी के पास चले गए, लेकिन बी ने अपनी जो संपत्ति थी वो ए के पास क्या रख दी, गिरवी रख दी। अब कुछ समय के बाद जब बी पैसे कमा लेता है और ए के पैसे क्या कर देता है, चुका देता है, संदाय कर देता है, यानी देना। संदाय माने होता है देना, लॉ की भाषा में चुकाता है। तो इसकी जमीन क्या हो जाती है, दोबारा से ए के पास, सॉरी बी के पास चली जाती है। जब बी के पास जाती है तो इसको कहेंगे भूमि का मोचन, यानी बंधन से छुटकारा, ठीक है। यानी छुड़ाना, इसको कहेंगे मोचन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। मोचन होता है, दोबारा पढ़ लेते हैं, आप समझ जाओगे। मुजरा या प्रतिसाधन कर्जों का एक पारस्परिक मोचन होता है। धन वसूल करने वाले बाद में मुजरा प्रतिवादी द्वारा धन के लिए प्रतिदावा होता है, जिसके लिए प्रतिवादी वादी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है तथा वादी के वाद को समाप्त करने की शक्ति रखता है, ठीक है। जैसे कि वादी अपने कर्ज को मांगने के लिए प्रतिवादी पर केस डालता है, उसी प्रकार प्रतिवादी अपने बचाव के लिए वादी पर केस डाल सकता है कि ऑलरेडी मेरे पैसे इन पर निकल रहे हैं, या मैंने इनके यहाँ पर काम किया है, या मैंने कोई अन्य वस्तु इनको दी है जो उसी मूल्य के बदले में दी थी, या उसी मूल्य के बदले में मैंने कार्य किया था, लेकिन ये मेरे उस मूल्य को आंक नहीं रहे हैं अपने पैसे के आगे, तो इसका बचाव मुजरा के द्वारा प्राप्त हो सकता है, सेक्शन 8(6)(a) के द्वारा। मुजरा का दावा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। मुजरा धन निश्चित हो, मतलब जब हम मुजरा करते हैं, मतलब जो कीमत होती है वो कैसी हो, निश्चित होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और अपना केस डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे लिए थे। अब कोर्ट पूछेगी कितने पैसे लिए थे, कि ये मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने लिए थे और कब लिए थे। तो यहाँ पे बोला गया है जो आपकी जो धनराशि है वो कैसी हो, निश्चित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मुजरा का धन
विधि अनुसार वसूल योग्य हो, यानी कि जो आपने पैसा दिया है वो उस प्रकार का पैसा हो जिसकी आप चर्चा सब जगह कर सको या कोर्ट में आप बता सको। आपका पैसा 2 नंबर का नहीं होना चाहिए, या आप इस प्रकार के पैसे की बात नहीं कर सकते हो जिसका आपको खुद बात करने से डर लगता हो। ठीक है, पैसा ऐसा हो जो न्यायालय के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और ऐसा पैसा हो जो आप न्यायालय के सामने खोल सको। हालांकि पैसे की कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कोई काला धन या टैक्स वैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, काला धन नहीं रखना चाहिए अपने पास। हमेशा हमें न्यायालय के सामने उन्हीं केसों को ले जाना है जो न्यायालय द्वारा क्या हो सके, निर्धारित हो सके, उनका निर्णय हो सके। मुजरा धन की कालावधि समाप्त नहीं हो, यानी समय नहीं निकला हो। मुजरा की राशि प्रतिवादी द्वारा वसूल करने के अधिकार में हो। आगे, मुजरा की रकम वादी से वसूल योग्य हो। मुजरा की जो रकम है वादी से कैसी हो, वसूल करने योग्य हो। मुजरा की धनराशि उस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के बाहर न हो जिसमें वाद दायर किया गया हो। यानी कोर्ट की भी एक सीमा होती है, कोर्ट की एक सीमा होती है। जैसे कोर्ट को एक अधिकार दिया जाता है, आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 10 लाख तक के मूल्य के केस को ही आप सॉल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा के नहीं। अगर 10 लाख से ऊपर का कोई केस आता है तो उस कोर्ट के अगर अधिकार में नहीं है तो उस केस को क्या कर देगी, वापस कर देगी और बोलेगी इसके लिए आप आगे जाइए। दोनों पक्षों का स्वरूप वही होना चाहिए जो वादी के बाद में हो, यानी दोनों का जो केस है एक ही प्रकार का होना चाहिए, यानी मूल्य पैसे का ही होना चाहिए और एक ही तरह का, एक ही प्रकार का होना चाहिए, पैसे संबंधित ही या एक ही संपत्ति पर होना चाहिए। आगे समझते हैं। मुजरा या प्रतिसाधन 2 प्रकार का होता है। यहां से हमारा क्वेश्चन आता है मुजरा या प्रतिसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 5 या 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो मुजरा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कानूनी मुजरा और सामयिक मुजरा। सबसे पहले पढ़ेंगे सामयिक मुजरा। पैने कपड़े की 500 गांठों को, देखो इसे करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं। मैं लॉ में हर बार सभी को मैं बताता हूं, जब हम लॉ का कोई भी एक्ट हम रीड करते हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी जो पकड़ है क्वेश्चन पे अच्छे से बन जाए। ठीक है, मैं जो कोई एग्जाम्पल देता हूं या कोई चीज आपको समझाता हूं अपनी तरफ से आपकी क्वेश्चन पे पकड़ बनाने के लिए, लेकिन आप उसको ही एक सर्वसत्य मान के नहीं चलना कि सिर्फ ये ही एग्जाम्पल इस एक्ट के अंदर सफिशिएंट है, सिर्फ इससे अलग कोई एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर सारे एग्जाम्पल्स, सारे तौर तरीके अगर मैं बताने लग जाऊं, यानी पूरी सीपीसी को, भाई केस तो काफी हो जाएंगे मुजरा के ऊपर, कम से कम 500-600 केस बैठ जाएंगे अगर बताने लग जाऊं, तरीके हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो केस तो क्या हम पूरी 3-4 दिन की क्लास उसी पर चलती रहेगी। तो हमारा क्या है टॉपिक, आंसर को अच्छे से लिखना। ठीक है, तो आप इसी को सफिशिएंट मानना समझने के लिए सिर्फ, ना कि अपनी सीपीसी को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। सामयिक मुजरा। पैने कपड़ों की 500 गांठों को बेचने और रे ने उन्हें खरीदने का करार किया। ठीक है, रे ने 300 गांठों की सुपुर्दगी ली और शेष गांठों के लिए इच्छुक है, किंतु पे प्रदान करने में असफल रहता है। रे ने 200 गांठों के मूल्य के लिए वाद दायर किया। रे को पे द्वारा शेष गांठों को प्रदान करने की विफलता के फलस्वरूप हुई क्षति के मुजरा करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि दावा उसी समयभार से उत्पन्न हुआ था। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं। पे और रे 2 नाम के व्यक्ति थे। पे और रे ने क्या करी, आपस में संविदा की, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया। और पे क्या था, विक्रेता बेचने वाला, और रे क्या था, क्रेता खरीदने वाला। इन दोनों ने संविदा की कि मैं 500 गांठ खरीदूंगा, और पे ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें 500 गांठ दे दूंगा।
पे ने 300 गांठ दे दी, किसको? रे को। अब 200 गांठें क्या रही? बाकी रह गई, ठीक है। अब पे ने क्या कहा कि मैं 200 गांठें आपको दे दूंगा, और इसने क्या कही? रहने में आपसे ले लूंगा और मैं आपको पैसे की सुपुर्दगी भी दे रहा हूं। लेकिन निश्चित समय पर पे जो है 200 गांठ रे को देने में क्या रहा? असफल रहा। तो रे ने क्या करा? पे के ऊपर क्या लाया? बाद, ठीक है, कि जो 200 गांठों का मैंने वादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था और मुझे समय पर प्राप्त ना होने से मुझे क्या हुई है? किसे हानि हुई थी? रे को। उस हानि की भरपाई कौन करेगा? पे करेगा अब, ठीक है। तो अब जो हानि हुई है वो क्या है? मुजरा। क्या है? मुजरा। इसकी भरपाई अब कौन करेगा? पे करेगा। और ये समव्यवहार दोनों का कैसा है? एक जैसा ही है, क्योंकि भाई ये भी गांठों से संबंधित है केस है, और ये भी बचाव में लेके आएगा कि भाई मैं किसी कारण से लेके नहीं आ पाया, ये भी कोई अपना पर्सनल रीजन बताएगा, ये भी अपना कोर्ट में पर्सनल रीजन बताएगा। और दोनों का संबंधित क्या है? केस एक ही है। क्या है? गांठों से संबंधित, यानी सामान को चुका नहीं पाने का केस, ठीक है। तो दोनों क्या है? एक जैसे केस को लेकर कहां जाएंगे? कोर्ट के अंदर जाएंगे, और रे को क्या मिलेगी? राहत। दूसरा देखते हैं, कानूनी मुजरा। अभी देखा था हमने, ये कौन सा देखा था? साम्यिक मुजरा, ठीक है। मुजरा दो होते हैं, कानूनी और साम्यिक, और हमने कौन सा देखा है? अभी साम्यिक मुजरा देखा था। अब देखते हैं कानूनी मुजरा। कानूनी प्रतिसाधन से अभिप्राय ऐसे प्रतिसाधन से है जहां धन राशि की संख्या निश्चित हो और उसे विधि द्वारा वसूल किया जा सकता है। इसके लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। देखो, इससे हमारा ऊपरला क्वेश्चन भी जो मतलब मुजरा है वो भी थोड़ा डिपेंड करता है इस किससे? कानूनी मुजरा से। देखो यहां पे क्या बोला है? विधि द्वारा वसूल किया जा सकता है, और जहां धन राशि की संख्या निश्चित हो। धन राशि की संख्या क्या हो? निश्चित हो। देखो यहां पे जो गांठों का जो मतलब है, अब जब रे जो है केस डालेगा तो वहां पर निश्चित नहीं करेगा कि मुझे कितना ही हानि हुई है, एक तुक्का लगाएगा। भाई कोई विक्रेता है, कहीं किसी वस्तु पर उसे 10 रुपए बच सकते हैं, कहीं उसे 20 रुपए बच सकते हैं, कहीं वो 50 भी बचा सकता है औसतन। तो अब यहां पर क्या है? निश्चित हानि नहीं बता सकता है कि मेरी कितनी निश्चित हानि हुई है, लेकिन ये इस पर क्या करेगा? समय पर इसका जो सामान नहीं पहुंचा है उसका केस लेके जाएगा, और मोटे तौर पर क्या बताएगा? अपनी हानि को बताएगा, औसतन बताएगा। और यहां पे कानूनी मुजरा में क्या है? यहां में निश्चित वस्तु होगी, वो सॉरी निश्चित धन होगा और कोई निश्चित वस्तु होगी एक, और उसे विधि द्वारा वसूल किया जा सकता है। इसके लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। नंबर 1, बाद धन वसूली संबंधी हो, दावा निश्चित रकम का हो, न कि निर्धारित हानि का। यहां पे क्या है? हानि, ठीक है, इस प्रकार की। और यहां पे क्या है? रकम का हो, हानि का नहीं। किसका मामला है? रकम का। और यहां पे क्या है? लाभ हानि का मामला है, ठीक है भैया। ये है साम्यक, और यहां पे कानूनी में क्या है? रकम का मामला हो। ऐसा धन कानूनी विधि के अंतर्गत हो, मतलब जो जिस धन पर, जो धन है जिस पर हम केस लेकर जा रहे हो, वो उस प्रकार का धन हो, उस प्रकार की संपत्ति पर हो जो कानूनी तौर पर सही हो, ठीक है, जैसा कि पहले दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। दूसरी बात और समझा देता हूं एक बार। साम्यिक में क्या था? हमारी हानि हो रही थी, और कानूनी में क्या है? कानूनी मुजरा में धन, यहां पे जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख क्या है? निश्चित है, या कोई और भी अमाउंट यानी धनराशि हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या है? जो संविदा है उसके टूटने का क्या है? केस, संविदा का भंग होना। और यहां पे हानि का है, ठीक है। तो इनमें क्या है? साम्यिक है, और ये क्या है? कानूनी है।
उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1, सुकुमारन बनाम माधवन। सुकुमारन बनाम माधवन। इसमें माननीय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि मुजरा केवल मौद्रिक मामलों में किया जा सकता है और अन्य मामलों के लिए प्रतिवादी प्रति दावा का विकल्प चुन सकता है। देखो, केरल के उच्च न्यायालय ने बोला था, उच्च न्यायालय ने कहा था कि मौद्रिक मामलों को आप ला सकते हो, लेकिन अगर आपके कोई प्रति दावा है, जैसे कोई हानि संबंधित है, तो आप दावे के तहत उसको कोर्ट में ला सकते हो। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद की पहली सुनवाई में मुजरा की याचिका दायर की जानी चाहिए और यदि इसे पहली सुनवाई के बाद दायर किया जाना है तो अदालत की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। देखो, जब हम कोई केस डालेंगे, सबसे पहले सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हमें मुजरा का केस गिनना है, यानी हमें मौद्रिक का गिनना है या हमें प्रति दावे का गिनना है। दो केस हो गए। यहां पे क्या होगा? प्रति दावा, और यहां पे क्या है? केस हो जाएगा जो हमारा मौद्रिक रूप है। भाई हमारे तो निश्चित धनराशि होगी ना, और यहां पे क्या है? दावा, लाभ का, हानि का, कॉन्ट्रैक्ट भंग होने का। तो यहां पे जब हम केस डालेंगे, जो पहली टाइम है जब हम केस अपना लिखवाएंगे वकील द्वारा, तभी हमें अपने धन की क्या करनी है? खोल करनी है कि हमारा धन कितना था या किस कारण से, जो भी रीजन है वो आपको बताना पड़ेगा। या प्रतिवादी अगर बताना चाहता है रीजन, भाई पहले तो बाद ही डालता है केस, सही है, तो उसे खोल करनी होगी। अब बात आती है प्रतिवादी की। अगर प्रतिवादी अपने बचाव में अगर अपने केस के पक्ष में प्रति दावा करता है और उसे उस पहली सुनवाई में ही, यानी पहली बार जब वो केस कोर्ट में डालेगा, तो उसे अपने मूल्य की, उसे भी तो बचाव करना है, उसकी क्या है? धनराशि खोलनी होगी। अगर किसी कारण से उसे पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाते हैं या वादी को किसी कारण से पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसका कारण बताएगा कि किसी की मृत्यु हो गई या कोई बहुत ज्यादा समस्या थी या कोई ज्यादा बीमार था या कोई आकस्मिक घटना ऐसी हुई जिसके कारण से वो साक्ष्य यानी दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सका या वो आप लिख नहीं सका, उसे क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। यानी जिस दिन केस डाला जाएगा उस दिन ही उसको रकम की खोल करनी होगी और उसे बताना होगा कि कितना पैसा था। अगर किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाता है प्रतिवादी, अब बात करते हैं प्रतिवादी की। प्रतिवादी किसी कारण से नहीं पहुंच पाता है अपने साक्ष्यों को लेकर या अपने केस को लेकर, तो उसे एक मौका और दिया जाता है। अब बात करते हैं इसको, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, अब इसे अच्छे से समझाते हैं। वादी है, यहां पे प्रतिवादी है। वादी ने केस गिरा कोई भी किसी धन के ऊपर, तो वादी को क्या करना होगा? अपनी धन की जो रकम है, जो धन है, उसे क्या करना होगा? खोलना होगा। प्रतिवादी पर पड़ गया केस। अब कोर्ट जो प्रतिवादी पर क्या वो भेजेगी? सम्मन भेजेगी। सम्मन के द्वारा प्रतिवादी किस में आएगा? कोर्ट में आएगा। भाई प्रतिवादी घबराएगा कि भाई मेरे ऊपर केस किस प्रकार का पड़ गया। ये प्रतिवादी को पता होगा तो वो सोचेगा कि भाई अब मुझे भी केस डालना पड़ेगा अपने बदले में। अब प्रतिवादी केस जब डालेगा, भाई एक निश्चित सम्मन में क्या आती है? एक डेट आती है कि उस डेट को आपको कोर्ट में पहुंचना है और जवाब देना है, जवाब तलब करना है आपको। अब प्रतिवादी जल्दबाजी में कोर्ट में पहुंचता है, उसे किसी कारण से पूरे जो समय नहीं मिल पाता है या वो पूरे साक्ष्य नहीं जुटा पाता है या केस लिखने का टाइम नहीं दे पाता है लिखवाने का, तो वो कोर्ट में पेश तो होगा लेकिन अपना रीजन बताएगा कि सर मुझे किसी कारण से एक तारीख का समय और दे दीजिए, अगली तारीख पे मैं सारी जो व्यवस्थाएं कर दूंगा। कोई आकस्मिक घटना थी या किसी की मृत्यु हो गई थी या कोई बीमार था, मैं वादी के केस का क्या करूंगा?
जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या उसे मिलेगी, राहत मिलेगी। यदि वादी किसी कारण से, अब उसने जो केस यहां पे ओपन करा है उसमें अगर आगे तारीखों पे अगर उसे किसी कारण से कोई समस्या होती है तो वो भी इस प्रकार की क्या ले सकता है, राहत ले सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, गैस्टेक प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सैपैम। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पिर्ती दावा एक हथियार की तरह है जिसका इस्तेमाल प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव पेश करने के साथ साथ कई बात दायर करने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में कहा था कि ये जो मुजरा नाम का जो शब्द है, जो प्रति दावा होता है उसमें जो है, जो प्रतिवादी है उसे बचाव करने के क्या मिल जाते हैं, मौके और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रति दावा अदालत के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा के भीतर होना चाहिए। जैसा कि अब से पहले बता चुका हूं कि कोई ऐसी धनराशि हो जो उस न्यायालय के अधिकार में आती हो, जैसे 10 लाख का अधिकार है न्यायालय को सुनवाई करने का, तो 10 लाख की ही संपत्ति का वो केस होना चाहिए, ना कि 11 या 10 से ज्यादा का क्षेत्र अधिकार में आता हो। और वादी को प्रतिवादी के प्रति दावे का जवाब देने के लिए एक लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार है। और जब प्रतिवादी एक लिखित बयान दाखिल करता है तो उसे उसमें उन आधारों का उल्लेख करना होगा जो उसे प्रति दावे में दिए गए हैं। देखो, इसने क्या करा, दावा गिरा, इसने कोई भी बात रखी हो कि प्रतिवादी के ऊपर भाई कोई ना कोई केस तो डालेगा, कोई ना कोई जो 420 का केस गिरेगा, धोखाधड़ी का लगाएगा, या ये समय के समाप्त होने का बताएगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो समय था उसका उसने उल्लंघन किया है। ये जो भी दावा डालेगा प्रतिवादी क्या देगा, उसका जवाब देगा। क्या देगा, जवाब। भाई जो हम पे केस गिरा किसी व्यक्ति ने, सपोज करो एक मोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसी क्राइम का लेते हैं। ए है और बी है। ए ने केस गिरा कि बी ने, जब मैं रात में रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे पकड़ के चाकू से मारा। ठीक है, अब कोर्ट में जाओगे जब, तो वहां पे ये थोड़ी है कि चाकू से मारा। कोर्ट कहेगा कि आप पे सबूत क्या है, तो आप कहोगे कि सर इन्होंने चेहरा ढका हुआ था, मुझे लगा कि हाइट ऐसी ही है, शरीर उनका ऐसा ही था जिसने मुझे मारा था, मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। ठीक है, तो आपने उस पर क्या गिर दिया, बी पे केस गिर दिया कि मुझे कुछ लगा उसकी हाइट से, उसकी आवाज से थे कि वो बी था। अब बी के ऊपर केस पड़ा, अब बी इसके क्या देगा, जवाब देगा कि सर ये झूठ बोल रहा है, जिस दिन इसके चाकू लगा था उस दिन तो मैं कहीं बाहर था, या मैंने ऐसा नहीं किया है, ये मेरे पे झूठा दावा लगा रहे हैं, मैं तो अपनी बहन के यहाँ पे था, मैं तो अपने घर पे सो रहा था। तो ये अपने बचाव में बोलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब ये कोई प्रतिवादी वादी यहाँ पे दावा गिरेगा तो प्रतिवादी अपना बचाव में कोई पक्ष रखेगा, और जो उसे बचाव मिलेगा वो क्या होगा, मुजरा। ठीक है, अब दावा गिरा वादी ने प्रतिवादी पे, अब प्रतिवादी क्या बोलेगा कि इन्होंने मेरे पे धन का दावा गिरा है, लेकिन मेरा भी तो पैसा इनके ऊपर आ रहा है, तो ये अपना बचाव लेकर आएगा। और जो पैसा प्रतिवादी का निकल रहा होगा उसको काटकर फिर क्या होगा, आगे न्याय चलेगा। कोर्ट बोलेगा कि भाई वादी जी, आप पर भी तो प्रतिवादी का पैसा है, आपने तो उसका बखान नहीं किया है, तो प्रतिवादी को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, और उसे अधिकार है मुजरा प्राप्त करने का। मुजरा यानी धन के बचाव का अधिकार है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने काफी की है अपनी सिंपल शब्दों में समझाने की।
अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है या कोई त्रुटि है, तो आप वीडियो का टाइम लिख के आप सेंड कर देना, मिनट और सेकंड बता देना कि सर इतने से इतने बीच की जो वीडियो हमारे समझ में नहीं आ रही है, या तो मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा या यूट्यूब पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको व्हाट्सएप नंबर ये रहा, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इसी में, कानूनी तथा सामयिक मुजरा में अंतर। कानूनी तथा सामयिक मुजरा में अंतर देखते हैं। कानूनी प्रतिसाधन या सामयिक प्रतिसाधन, यानी मुजरा मान लो, यहां पे लिख दो मुजरा, यहां पे मुजरा। सबसे वन, इसमें प्रतिसाधन निश्चित धन राशि का होता है। इसमें प्रतिसाधन निश्चित व अनिश्चित दोनों धनराशि का होता है, जैसा कि संविदा जो हुई थी, हानि हो गई थी, उस प्रकार से। ठीक है। दूसरा, इसमें निर्णय के लिए न्यायालय बाध्य है। इसमें निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। भाई जब कोई संविदा हो रही है और उसमें कोई धनराशि निश्चित नहीं है, वहां पे मान सम्मान की भी बात थोड़ी व्यापार में आ जाती है, तो यहां पर क्या है, विवेक के आधार पर वो क्या है, न्यायालय न्याय करेगी। तीसरा, इसमें दावे एक ही संव्यवहार से पैदा हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें प्रति दावों का एक ही संव्यवहार से पैदा होना आवश्यक है। धन की विधि पूर्वक वसूल करने योग्य हो। धन विधि पूर्वक वसूल करने योग्य हो। देखो इस तीसरे वाले पॉइंट को ना मैं अभी जब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना और अच्छे से समझाऊंगा। धन विधि पूर्वक वसूल करने योग्य हो। धन विधि पूर्वक करने, वसूल यहां पे लिख लेना, वसूल करने योग्य हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसमें न्यायालय फीस दी जाती है, इसमें न्यायालय फीस नहीं दी जाती है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे मैंने क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं, इसे देखना। इसमें दावे एक ही संव्यवहार से पैदा हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये क्या है, कानूनी। अब देखिए मैंने बता दूं, वादी है, प्रतिवादी। वादी के इस पर क्या आ रहे थे, 1 लाख रुपए। इसने क्या गिर दिया, केस गिर दिया किस पर, बी पर, बी प्रतिवादी पर। ठीक है। अब बचाव में प्रतिवादी क्या करेगा, बचाव में इस पर केस लेकर आएगा वादी पर कि मेरे भी तो 60,000 रुपए आप पे आ रहे हैं। अब ये ए ने वो 60,000 रुपए किस कारण से लिए हैं, हो सकता है उसने पहले ही उससे ले रखे हों, या उसने कोई काम करा रखा हो, या उसने कोई उसकी वस्तु पहले से जब्त कर रखी हो। ठीक है। यहां पे समव्यवहार कैसे हो सकते हैं, अलग अलग, या एक भी हो सकते हैं। सही है। जैसे कि कोई संपत्ति लेने वाले हों, संपत्ति का कुछ पैसा तो बी ने दे दिया हो और कुछ क्या रह गया हो बाकी। सही है। जैसे कोई 1 लाख की संपत्ति थी और बी ने 60,000 दे दिए हों और 40 क्या रह गए हों बाकी, तो ए जो केस डाले 1 लाख का ही। अब बी जो बचाव में कहेगा कि मैंने 60,000 तो आपको दे दिए हैं, जब हम जमीन का सौदा कर रहे थे तभी मैंने 60,000 दे दिए थे। या कोई अलग व्यवहार हो सकता है, बी बोलेगा भाई मैं आपसे कोई संपत्ति ली है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको 60,000 रुपये कभी 2-4 साल पहले लिए थे, या मैंने आपके यहाँ पे काम किया था, मैंने आपको 60,000 तो दे दिए हैं। यानी समव्यवहार कोई अलग भी हो सकता है। लेकिन साम्यक में क्या है, व्यापार, उसका एक ही समव्यवहार होगा। ठीक है। क्या होगा, एक समव्यवहार, कोई एक संविदा होगी और उस संविदा का क्या होगा, भंग होना। ठीक है। और वहां पे क्या होगी, हानि, भावनाओं का हिरास। ठीक है। इस प्रकार से, इसलिए ये पॉइंट मैंने समझाया है, दोबारा देख लो। इसमें दावे
एक ही समव्यवहार से पैदा हो भी सकते हैं और नहीं भी। भाई पैसा तो हम किसी और प्रकार से भी चुका सकते हैं। हो सकता है किसी ने 60,000 का या 50,000 का दूध दे दिया हो सकता है किसी ने उसे अनाज दे रखा हो सकता है उसने कोई और वस्तु दे रखी हो। और यहाँ पे जो दावा है, प्रति दावा जो होगा वो किसी अलग एक ही चीज पर होगा, ना कि अलग अलग चीज पे। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मुझे मालूम है जब हम वीडियो देखते हैं और जब इतनी बकवास सुनते हैं जो मैं बकवास करता हूँ तो थोड़ा हैंग हो जाता है। तो आपको वीडियो देखने का तरीका बता देता हूँ। आप 10 मिनट वीडियो देखा करो, 1 मिनट का रेस्ट लिया करो, ठीक है। 10 मिनट वीडियो देखा करो, 1 या 2 मिनट का रेस्ट लिया करो। उसके बाद अपने नोट्स बनाया करो और फिर जब प्रॉपर नोट्स बन जाए थोड़ा 10 या 5 मिनट का रेस्ट लो। उसके बाद अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका क्या करो, रिवीजन। एक बार रिवीजन करने के बाद उसे छोड़ दो, फिर उस पर ज़्यादा चुपटो मत। कम से कम उसे 1 या 1.5 घंटे बाद दोबारा से देखो आराम से, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो, ठीक है। इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, लगातार वीडियो नहीं देखनी है। और मैं कोशिश करूंगा आपके और क्वेश्चनों को बनाने की। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।